हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो बेटा जो इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 की बेसिकली जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे, ठीक है। और जितना भी टॉपिक्स हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं इस साल, उन सारे टॉपिक्स को हम वन शॉर्ट वीडियो लेक्चर के अंदर ख़त्म करेंगे, ठीक है। जैसा कि हम एज इट इज़ लास्ट लेक्चर्स 2-3 लेक्चर्स में चैप्टर 3 भी हमने वन शॉर्ट लेक्चर में ख़त्म किया था, दैन चैप्टर 4 भी वन शॉर्ट में ख़त्म किया। सिमिलरली हम लोग चैप्टर नंबर 5 को भी वन शॉर्ट लेक्चर के अंदर ख़त्म करने वाले हैं। क्लियर? तो आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं, देन इसके बाद हम लोग इसकी कुछ MCQs लेकर आएंगे और वो MCQs डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट MCQs, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको सिलेबस बताऊंगा कि चैप्टर नंबर 5 जो कि मैग्नेटिज्म एंड मैटर जिसका नाम है, what is the syllabus of that chapter in this particular board examination in this year, and then one by one each and every topic we will discuss, okay। so आइए स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहले जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है यहाँ पर, वो हमारा है करंट लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल एंड इट्स मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। करंट लूप जो है किस तरह से एज अ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट बिहेव करता है और इसका मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे। आफ्टर दैट सेकंड टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। देन थर्ड टॉपिक है बार मैग्नेट एज एन इक्विवेलेंट सोलेनॉइड। एंड देन फिफ्थ टॉपिक है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक एलिमेंट्स, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर सबसे पहले टॉपिक नंबर 1 से। टॉपिक फर्स्ट जो है हमारा मैग्नेटिक लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट। सो मैग्नेटिक लूप एज अ मैग्नेटिक डायपोल, एज अ मैग्नेटिक डायपोल। तो जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो, मैग्नेटिक डायपोल हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट की तरह, जो मैग्नेटिक लूप है हमारा, ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह किस तरह से बिहेव करता है इसको समझो ज़रा। इससे लास्ट चैप्टर था, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी करंट कैरिंग कॉइल या लूप को रखते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, एक टॉर्क अप्लाई होता है, ठीक है। एक टॉर्क अप्लाई होता है एंड उस टॉर्क की वैल्यू आपको बताई गई थी क्या, m×b थी। m जहाँ पर हमारा डायपोल मोमेंट था। तो हालांकि कुछ इम्पॉर्टेंट जो बेसिक्स थे वो हमने इस टॉपिक में भी डिस्कस कर लिए थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक लूप जो है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह किस तरह से बिहेव करता है वो देखेंगे। तो ये जो मैग्नेटिक लूप आप देखो, ये जो हमारा करंट कैरिंग लूप है, तो मैग्नेटिक लूप मींस एक तरह से हम इसको करंट कैरिंग लूप लिखें तो ज़्यादा बेटर होगा, करंट कैरिंग लूप, नॉट मैग्नेटिक लूप, करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप जो होता है हमारा, ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह किस तरह से बिहेव करता, देखिए। जब इसमें करंट फ्लो होगा तो इसकी जो फ्रंट फेस होगा हमारा, ये साउथ पोल बन जाएगा अकॉर्डिंग टू क्लॉक रूल, राइट। और अगर इसका जो बैक वाला फेस होगा वो क्या बन जाएगा, नॉर्थ पोल बन जाएगा। मीन्स यहाँ पर अगर हमारे पास इस तरह से होता है ये लूप एंड करंट हमारा इस तरह से फ्लो हो रहा होता एंटी क्लॉकवाइज, तो ये हमारा क्या बनता, लूप इस तरह से बनता नॉर्थ पोल, ठीक है। सिमिलरली अगर ये सर्कुलर लूप है तब भी हमारा इसी तरह से बनेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज करंट है देन नॉर्थ पोल हो जाएगा, ठीक है। अगर हमारा क्लॉकवाइज करंट है सर्कुलर लूप के अंदर तो ये साउथ पोल बन जाएगा इस तरह से। तो अब क्योंकि इसके अंदर दोनों पोल एक ही लूप में एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज व्हाई दिस करंट कैरिंग लूप इज नॉन एज मैग्नेटिक डायपोल।
क्योंकि दोनों पोल एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। करंट कैरिंग लूप में both the poles exist in simultaneously, so that is why this current carrying loop is known as magnetic dipole। अब देखिए यहाँ पर, अब अगर ये मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव कर रहा है तो आपने ये समझ लिया है कि नॉर्थ पोल साउथ पोल कब होगा। अगर हमारा एंटी क्लॉकवाइज करंट है देन ये नॉर्थ पोल होगा, और अगर क्लॉकवाइज करंट है देन पोल हमारा फ्रंट वाला पोल क्या बनेगा, साउथ पोल बनेगा। उसके बैक वाला पोल जो होगा वो हमारा क्या बनेगा, नॉर्थ पोल बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें डिफाइन करना है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। तो ये ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है हमने, एक बार और देख लेते हैं। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट को किस तरह से डिफाइन करते हैं, इसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेसिकली इसका फॉर्मूला होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द लूप। करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द लूप, और यहाँ से इफ देयर आर n नंबर ऑफ टर्न्स, अगर यहाँ पर कॉइल में n नंबर ऑफ टर्न्स हैं देन ये m जो होगा ये क्या हो जाएगा, NIE हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक लूप है, ये लूप है, तो इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसका एरिया क्या है, इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस लूप का क्या मिल जाएगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट मिल जाएगा। इसकी वेक्टर फॉर्म अगर आपको लिखनी है तो वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी इसकी, वेक्टर फॉर्म आप जानते हो, एरिया वेक्टर हमारा वेक्टर क्वांटिटी है तो NIA एंड दिस ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसके वेक्टर लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वेक्टर फॉर्म हो जाएगी। क्लियर। SI यूनिट आप जानते ही हो, SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, SI यूनिट देखो क्या हो जाएगी, SI यूनिट हमारी हो जाएगी, SI यूनिट आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियरली दिख रही है, करंट इनटू एरिया मींस एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर। ये हो गई हमारी SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। डायमेंशन हो जाएगी L2A, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक क्लियर हो गया। सेकंड टॉपिक पर मूव करते हैं। सेकंड टॉपिक हमारा क्या था, सेकंड टॉपिक था मैग्नेटिक बार मैग्नेट या फिर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, दैट इज द सेकंड टॉपिक। तो सेकंड टॉपिक पे स्टार्ट करेंगे। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो हम यहाँ मान लेते हैं कि भाई जब एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा किसी न्यूक्लियस के अराउंड तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है मीन्स चार्ज रिवॉल्व कर रहा है, चार्ज मोशन में है, और चार्ज मोशन में इसका मतलब कि उस जो हमारा बेसिकली लूप होगा उस लूप में क्या हो जाएगा, एक करंट डेवलप हो जाएगा। तो जैसे ये लूप है सपोज, या ऑर्बिट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मान लो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है विद सम पर्टिकुलर वेलोसिटी v, ठीक है। तो जब इस v वेलोसिटी से हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा तो इस लूप में एक करंट डेवलप हो जाएगा, और जब इस लूप में हमारा एक करंट डेवलप हो जाएगा तो क्या होगा, उसकी वजह से ये लूप एक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा, और देन उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट भी होगा, कुछ कितना होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो देखिए मान लेते हैं, so let me assume there is a radius r of this dipole, or maybe you can say of this loop, ठीक है। v velocity with the electron is revolving and mass of the electron is suppose m e, then करंट जो इसमें फ्लो होगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन की मोशन की अपोजिट हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन मेरा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो करंट हमारा क्लॉकवाइज हो जाएगा। So how much current will be flowing in because of this motion? Current in the loop क्या होगा,
करंट इन द लूप क्या होगा ये हमें निकालना है। तो आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, आई इक्वल्स टू हो जाएगा बेसिकली चार्ज यहाँ इलेक्ट्रॉन और पूरा रिवॉल्विंग टाइम। तो ये जो आता है हमारा E अपॉन 2πr आएगा, EV/2πr कहाँ से आया ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर टाइम की वैल्यू हमने रख दी है। यहाँ पर टाइम की वैल्यू क्या होती है, टाइम पीरियड जो होता है पूरा हमारा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2πr डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो ये टाइम निकालो और टाइम हमने यहाँ पुट किया तो हमें ये मिल गया, इतना करंट फ्लो हो रहा होगा। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट चाहिए तो एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, I इंटू ए हो जाएगा। और ये कितना आ जाएगा हमारा, I की वैल्यू क्या है, I की वैल्यू होगी 2πr अपॉन v EV ये नहीं है यहाँ पर, ये वाली करंट की वैल्यू है EV अपॉन 2πr, ये करंट हो गया, मल्टीप्लाइड बाई एरिया हो जाएगा पाई r स्क्वायर। पाई से पाई गया, r से एक r कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो m आएगा वो कितना आएगा, m इज इक्वल्स टू EVR अपॉन 2। ये हमारा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर v क्या है, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर दिस v इज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन r is radius of orbit, and E is the charge of electron, ठीक। तो ये हमारा आ गया मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसको थोड़ा सा और कन्वर्ट कर लेते हैं तो m इज इक्वल्स टू स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको m को हम बेसिकली बहुत सारी बुक्स में देखोगे आप म्यू से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो वी कैन ऑल्सो राइट इट बेसिकली म्यू एल मीन्स ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसकी वैल्यू यही रहेगी EVR अपॉन 2। म्यू एल से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके कैसे लिख देते हैं, EVR, इसमें हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही डिवाइड करते हैं। देन ये कन्वर्ट हो जाएगा, MVR हमारा एंगुलर मोमेंटम हो जाएगा और यहाँ से ये कन्वर्ट होके हमें मिल जाएगा एंगुलर मोमेंटम इनटू E अपॉन 2m दिस। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, एक फॉर्मूला आ जाएगा। अनदर फॉर्मूला विच इज़ इन टर्म्स ऑफ एंगुलर मोमेंटम, यहाँ पर मैं ये बता देता हूँ। यहाँ पर क्या है, ये L, वेयर दिस L इज इक्वल्स टू एंगुलर मोमेंटम। L क्या है, एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है। ये L हमारा एंगुलर मोमेंटम है, क्लियर। तो ये हमारा मैग्नेटिक मोमेंट आ गया यहाँ पर, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसकी वेक्टर फॉर्म लिखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो अब आपको पता है कि जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये जो एंगुलर मोमेंटम है इसके ऊपर वेक्टर लगेगा, क्योंकि जब इधर वेक्टर लगाओगे तो इसके ऊपर वेक्टर लगेगा। तो यहाँ वेक्टर हम यूज़ करेंगे तो यहाँ वेक्टर यूज हो जाएगा। बट जो हमारा मैग्नेटिक मोमेंट है इसकी डायरेक्शन एंगुलर मोमेंटम के जस्ट अपोजिट है। अगर हम थंब रूल से देखते हैं तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन ऐसे चल रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो इस साइड होगा, और करंट हमारा ऐसे आ रहा है तो डायपोल मोमेंट जो होगा, या फिर जिसको हम कहें और मैग्नेटिक मोमेंट, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट, वो उसके जस्ट आउटसाइड हो जाएगा। तो दैट इज़ वाई हम ये लिख सकते हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट इज जस्ट अपोजिट टू द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सो दैट इज वाई देयर विल बी माइनस साइन, माइनस लगाएंगे हम L के साथ, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। इसमें हम बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन भी लगा देते हैं जब हम, तो बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन से जब हम करते हैं तो यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आपको मिलेगी, ठीक है। क्या टर्म मिलेगी ज़रा ध्यान से देखो। यहाँ पर बोर की क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या कहती है कि एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो NH/2π होता है, ये आपने पढ़ रखा होगा। तो जब L की जगह NH/2π रख दोगे तो आपको जो μL मिलेगा ये क्या मिल जाएगा, NH
इंटू ई अपॉन 2 पाई और नीचे क्या था एम ई। सो अल्टीमेटली म्यू एल इज इक्वल्स टू एन ई एच अपॉन 2 पाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये मिल गया। ठीक है, यहाँ पर n की वैल्यू हमारी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये वैल्यूज पॉसिबल है। और अगर n इक्वल्स टू 1 रख दोगे तो ये हमारा जो म्यू एल मिलेगा यहाँ पर वो हो जाएगा ई एच अपॉन 2 पाई एम ई। और इसकी वैल्यू जो होती है हमारी, इसको हम बोलते क्या है, इसको बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। बोहर मैग्नेट्रॉन, इसको बोलेंगे बोहर मैग्नेट्रॉन। और इसकी जो वैल्यू, जब आप इसको सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो सारी वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो वैल्यू आएगी हमारे पास, इट इज़ समवेयर अराउंड 9.27 इंटू 10⁻⁻24 और यूनिट हो जाएगी जूल पर टेस्ला भी लिख सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये म्यू एल जो मेरे पास आया है ये क्या है, बोहर मैग्नेट्रॉन। मीन्स n इक्वल्स टू 1, ग्राउंड स्टेट पर जो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट होगा इलेक्ट्रॉन को, उसी को बोलते हैं बोर मैग्नेट्रॉन। सो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट इज नॉन एज बोर मैग्नेट्रॉन। तो ये बोर मैग्नेट्रॉन की वैल्यू होगी। एंड देन इसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है जिसमें डिस्कस करना है हमें, बार मैग्नेट एज ए सोलेनॉइड। बार मैग्नेट एज अ सोलेनॉइड, तो ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, किस तरह से सोलेनॉइड की तरह बिहेव कर सकती है बार मैग्नेट, तो उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये। ठीक है, तो जैसे ये बार मैग्नेट है हमारे पास, तो अगर हम इसका फील्ड पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो इट इज़ जस्ट सिमिलर टू सोलेनॉइड। जब इसके हम फील्ड लाइंस का पैटर्न बनाते हैं तो ये कुछ इसी तरह से आता है जैसा कि हमने सोलेनॉइड में पढ़ा था, लाइक दिस। जिस तरह से हमने सोलेनॉइड में इसको पढ़ा था उसी तरह का पैटर्न यहाँ भी आपको मिलेगा। अच्छा, इसके बाद अगर हम इस बार मैग्नेट की स्मॉल स्मॉल पीसेस करें, मान लो स्मॉल स्मॉल पीसेस में हमने इसको ब्रेक किया। ठीक है, ये स्मॉल स्मॉल पीसेस ब्रेक कर लिए इसके, तो आप क्या देखोगे कि ये जो स्मॉल स्मॉल पीसेस हैं हमारे, ये सोलेनॉइड के जो लूप्स होते हैं उनकी तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, और जब हम स्मॉल स्मॉल पीसेस को ज्वाइंट कर देते हैं तो क्या बन जाती है, एक सोलेनॉइड बनती है। सोलेनॉइड क्या होती है, सोलेनॉइड आप जानते हो, सोलेनॉइड बेसिकली एक ऐसा अरेंजमेंट होता है जिसमें बहुत सारे टर्न्स लगे होते हैं बहुत सारे लूप्स होते हैं वायर के। ठीक है, या फिर मल्टीपल लूप्स, अगर इस तरह से वायर के लूप्स आप लगा लो तो उससे जो हमारे पास शेप बनकर आती है उसको हम सोलेनॉइड कहते हैं। अब एग्जैक्टली उसी तरह से हमारे पास यहाँ बार मैग्नेट का कॉन्सेप्ट है। बार मैग्नेट में क्या है, बार मैग्नेट को अगर आप छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करोगे तो ये उसी तरह से बिहेव करेगी कि वो जो पीस होगा एक छोटा सा, वो एक लूप की तरह बिहेव करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न एग्जैक्टली सिमिलर होगा, जो कि आप देखोगे किसकी वजह से होगा, सोलेनॉइड की वजह से होगा। ठीक है, तो जो सोलेनॉइड की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड आता है, सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड आपका बार मैग्नेट की वजह से भी मिलेगा। सो दैट इज़ वाई हम ये कह सकते हैं कि बार मैग्नेट इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ सोलेनॉइड। ठीक, बार मैग्नेट इज ऑल्सो बिहेव लाइक अ सोलेनॉइड। फील्ड पैटर्न उसका एग्जैक्टली सेम है, फील्ड लाइंस का पैटर्न एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो बार मैग्नेट हमारे फील्ड एक तरह से एग्जैक्टली सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बेसिकली वो क्या है, वो टॉपिक है हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहीं पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है उनको देखते हैं ज़रा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो एग्जैक्टली उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती थी, सिमिलरली हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है। कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो फील्ड लाइंस होती हैं जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न को रिप्रेजेंट करती हैं। तो दीज आर द फील्ड लाइंस विच represents the
पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न को रिप्रेजेंट करती हैं ऐसी फील्ड लाइंस को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। अब इनकी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो कि एग्जैक्टली सिमिलर हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में, थोड़ा सा कुछ डिफरेंस है। सबसे पहली चीज़, यहाँ पर ये नॉर्थ पोल से निकलेंगी, साउथ की तरफ जाएंगी, देन मैग्नेट्स होती हुई साउथ से बैक नॉर्थ पर आ जाएंगी। इट मीन्स ये फील्ड लाइंस हमारी क्लोज लूप फॉर्म करती हैं, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, पॉजिटिव चार्ज से ऑरिजिनेट होंगी और नेगेटिव पर टर्मिनेट हो जाती हैं। बट यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी क्या करती हैं? ये क्लोज लूप फॉर्म करती हैं। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म्स क्लोज लूप। नंबर 2, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इनके ऊपर अगर आप कोई एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, देन ये किसकी डायरेक्शन बताता है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में क्या था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताता था। सिमिलरली अगर आप एक पॉइंट पर देखोगे तो 2 फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर सकती हैं। क्यों? क्योंकि 2 लाइंस अगर क्रॉस करेंगे तो 2 फील्ड होंगे, डायरेक्शंस हमारी 2 हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो 2 फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर। ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फील्ड लाइंस के लिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी वैलिड था। 4th पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी जो है ये मटेरियल्स में से पास हो सकती है। ये मटेरियल्स में से पास हो जाती हैं अंदर से। ठीक है, अगर हमारे पास कोई मेटल या कंडक्टर है तो उसमें से ये पास हो जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस मेटल में से, उस कंडक्टर के अंदर से पास नहीं हो सकती हैं। यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास नहीं हो सकती हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अंदर फील्ड होता है 0। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारी मेटल से, उसके अंदर से पास हो जाएंगे। हो सकता है उनका थोड़ा सा जो पैटर्न है वो चेंज हो जाए, बट वो अंदर से पास हो सकते हैं। राइट? इसके अकॉर्डिंगली वो डिपेंड करेगा कि वो मटेरियल कौन सा है। ठीक है, वो डाई मैग्नेटिक भी हो सकता है, पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है और फेरोमैग्नेटिक भी हो सकता है। उसके अकॉर्डिंगली जो है फील्ड लाइंस का पैटर्न वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, बट ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हमें डिस्कस नहीं करना है। ठीक, तो ये हो गया हमारा बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट। एंड यहीं पर हम डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह है ये भी। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई सरफेस है जो कि नॉर्मली प्लेस्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो इसमें से पास होने वाली जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होती थी, इसी को हम क्या बोलते थे? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते थे। यहाँ भी क्या होगा? यही होगा। द नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी सरफेस विच इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड, विच इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स, इज नॉन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। सो यहाँ क्या लिखेंगे हम कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस विच इज पासिंग थ्रू द सरफेस, कौन सा सरफेस? विच इज प्लेस्ड नॉर्मल टू द सरफेस। अगर नॉर्मल नहीं है तो इस वाले केस में क्या करेंगे? इस वाले केस में हम फ्लक्स को कैसे डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली? जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो एरिया होगा उसका मल्टीप्लाई कर दो, आपको मैथमेटिकली फ्लक्स मिल जाएगा। बट अगर नॉर्मल नहीं है, सपोज इस तरह का कुछ एंगल बन रहा है, इन दैट केस क्या होगा? यहाँ पर जो फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन तो ये है, सपोज एरिया वेक्टर हमारा इधर है, तो इन दैट केस देयर इज अ एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। तब यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा कैसे डिफाइंड होगा? बी ए कॉस थीटा से डिफाइंड होगा, बी ए कॉस थीटा से डिफाइंड होगा। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, या फिर ये कह लो कि एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होंगी वो ही हमें यहाँ पर मिलेंगी, और वो कौन सी मिलेंगी? बी ए कॉस थीटा से। ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए, बी डॉट ए लिख सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। सो दैट इज बाई दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी है, SI यूनिट होगी हमारी कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स की, क्या हो जाएगी?
मीटर, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर को हम वेबर भी बोलते हैं, तो ये वेबर भी इसकी यूनिट हो जाएगी, ये भी एसआई यूनिट है, राइट। अच्छा, अगर ये एरिया हमारा एक स्मॉल एरिया होता, सपोज कोई एक स्मॉल एरिया लेते हैं हम इसमें से डीए एरिया, और बी मैग्नेटिक फील्ड होता है यहाँ पर, तब जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा हमारा, इट विल बी डिफाइंड एज बी डॉट डी ए, बी डॉट डी फाई बी इज इक्वल्स टू बी डॉट डी ए। और टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स अगर पूछ ले कि भाई टोटल इस पूरे के पूरे सरफेस से बताओ कितना मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, तो फाई बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट कर देना, और इंटीग्रेट करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, बी डॉट डी ए, बी डॉट डी ए इंटीग्रल। तो ये भी फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स की कहानी थी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये जो टॉपिक है ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगेन, और ये जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये है हमारा बेसिकली अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स मैग्नेटिक एलिमेंट्स। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जरा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पर थियोरेटिकली क्वेश्चन एक बनेगा और कुछ क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे, जो कि एक दो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं उनके बेसिस पर आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है, उनके बेसिस पर यहाँ मिलेगा आपको, राइट। तो आइए जरा इसको स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। और ये जो टॉपिक है हमारा अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ से आपको क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे, ये 100% श्योरिटी है। सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की कहानी को अगर शुरू करेंगे तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें समझनी है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ पर, सबसे पहली चीज़ कि ज्योमेट्रिकली किस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो अगर हमने कहा कि भाई ये अर्थ है हमारे पास, ये हमारे पास अर्थ है, तो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ये बेसिकली किस तरह से होता है, ये हमारी मान लो एक्सिस है। अब ये एक्सिस जो होती है ये हमने कहा कि भाई ये नॉर्थ और साउथ पोल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। अब ये डायरेक्शन वाला नॉर्थ साउथ है, तो हम इसको ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ बोल देंगे। तो एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया कि यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा। क्या डिफरेंस मिलेगा कि जब हम मैग्नेट को, जो कंपास होती है, मैग्नेटिक कंपास या मैग्नेटिक निडल को जब फ्रीली सस्पेंड करते हैं, तो ये निडल हमारी इस तरह से सस्पेंड होती है, इस तरह से। मीन्स ये निडल हमारी एग्जैक्टली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे नहीं करती है। क्या देखा गया कि इसका जो मैग्नेटिक नॉर्थ था हमारा, जो मैग्नेटिक नॉर्थ था निडल का, वो यहाँ था, और साउथ हमारा इधर था, साउथ हमारा ये इधर था। निडल की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये हमारा जो कंपास था उसका नॉर्थ और साउथ है, ये रफ कर देते हैं। कंपास, ये कंपास है हमारी सपोज, तो उसका नॉर्थ साउथ ये है। इट मीन्स कि ज्योग्राफिक नॉर्थ जो अर्थ का है वहाँ पर उसका मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ नहीं है। अगर ये नॉर्थ पोल, ये कंपास का नॉर्थ पोल इधर है, इसका मतलब इसी डायरेक्शन में यहाँ पर अर्थ का क्या होना चाहिए, अर्थ का साउथ पोल होना चाहिए, और कौन सा, मैग्नेटिक साउथ, और यहाँ अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ होना चाहिए। तो ध्यान रखना, अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है वो किधर होता है, उसके ज्योग्राफिक साउथ की तरफ, और अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है, मैग्नेटिक साउथ होता है, वो अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ होता है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस होता है, ये कुछ थोड़ा सा एंगल में डिफरेंस होता है, ठीक है। इट इज़ समवेयर अराउंड 11 डिग्री, ठीक। ये हमारा एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है बिटवीन ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ, इनके बीच में थोड़ा सा एंगल का डिफरेंस होता है। अब फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा हमारा क्या होगा, अब ये यहाँ पर क्या है, मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल है, राइट। तो यहाँ पर फील्ड लाइंस का कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा, लाइक दिस, कुछ इस तरह का पैटर्न बनेगा यहाँ पर, ठीक है। ये हमारी फील्ड लाइंस होंगी, अर्थ की फील्ड लाइंस होंगी ये।
नॉर्थ टू साउथ, इस तरह का फील्ड पैटर्न आपको यहाँ पर दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं उनमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ जाती है मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? ये वो लाइन होती है जो हमारे नॉर्थ एंड साउथ, मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ को ज्वाइन करती है। सो मैग्नेटिक एक्सिस इज द लाइन विच ज्वाइंस मैग्नेटिक साउथ एंड मैग्नेटिक नॉर्थ। दूसरी जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो क्या है? ज्योग्राफिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस है यहाँ पर हमारी। ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है? ज्योग्राफिक एक्सिस हमारी वो लाइन होती है जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ को, ज्योग्राफिक नॉर्थ एंड ज्योग्राफिक साउथ को ज्वाइन करती है, ज्योग्राफिक साउथ को ज्वाइन करती है। मैग्नेटिक एक्सिस क्या होगी? मैग्नेटिक एक्सिस इज दैट लाइन विच ज्वाइंस मैग्नेटिक नॉर्थ ऑफ अर्थ टू मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक साउथ ऑफ अर्थ। ये होगी हमारी मैग्नेटिक एक्सिस। ज्योग्राफिक एक्सिस क्या है? जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और ज्योग्राफिक साउथ को ज्वाइन करती है। इसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है? ये हमारा एक वर्टिकल प्लेन होता है, ये वर्टिकल प्लेन होता है जो कि पास करता है कहाँ से? विच पासिस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस। वर्टिकल प्लेन पासिस थ्रू द, ये डेफिनेशन सीधा सीधा आ सकता है, व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन इज, ये डेफिनेशन आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो मैग्नेटिक मेरिडियन इज व्हाट? वर्टिकल प्लेन पासिस थ्रू द मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। ये होगी हमारी किसकी डेफिनेशन? मैग्नेटिक मेरिडियन की। इसके बाद एक और डेफिनेशन है, ये है हमारे पास ज्योग्राफिक मेरिडियन। ज्योग्राफिक मेरिडियन, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन क्या है? इसको देखो जरा। ज्योग्राफिक मेरिडियन उसी तरह से जिस तरह से हमारी मैग्नेटिक मेरिडियन है, मैग्नेटिक मेरिडियन की तरह ही इसको डिफाइन करेंगे। इट इज़ अगेन द वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन passing through the geographic axis, geographic axis जो हमारा geographic axis से पास करता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गई हमारी। एंड देन जो लास्ट टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है? ये टॉपिक है हमारा बेसिकली कंपोनेंट of Earth's magnetic field, components of Earth's magnetic field, Earth's magnetic field। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं हमारे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, इसको अगर हम यहाँ डिस्कस करें तो बेसिकली हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन। नंबर 2 मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन जिसको हम एंगल ऑफ डिप भी बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप भी बोल देते हैं। एंड थर्ड कंपोनेंट है हमारा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of Earth's magnetic field, Earth's magnetic field। अब इनको समझ लेते हैं नंबर 1 by 1। तो डायग्रामेटिकली यहाँ पर समझेंगे हम। तो हम यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस वन इज द वर्टिकल प्लेन, राइट, दिस इज द वर्टिकल प्लेन। एंड एक और वर्टिकल प्लेन यहाँ पर हमें मिल जाएगा, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं। सो दिस इज सपोज वर्टिकल प्लेन। अभी हमने ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन को डिस्कस किया था। सिमिलरली यहाँ पर एक वर्टिकल प्लेन हमारे पास और है, एंड दिस प्लेन इज बेसिकली
this one, this plane is this, this is the plane, ये हमारा एक वर्टिकल हो गया और एक वर्टिकल हो जाएगा हमारा यहाँ पर, ये वर्टिकल प्लेन हो गया। तो यहाँ पर अगर हम एक मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो डायरेक्शन आती है वो ये आती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, क्योंकि ये मैग्नेट, अगर हमने यहाँ पर कंपास को सस्पेंड किया तो उसकी डायरेक्शन ये, इट मीन्स ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो ये अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बी, ये हमारा कुछ एंगल बना रहा है इस वर्टिकल प्लेन के साथ, इस वर्टिकल प्लेन के साथ कुछ एंगल बना रहा है। लेट मी सपोज इट इज थीटा, दिस एंगल इज थीटा। और एक ये वर्टिकल प्लेन है और एक ये वर्टिकल प्लेन है, इसको हम बोलेंगे ज्योग्राफिक प्लेन या फिर ज्योग्राफिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। और इस वर्टिकल प्लेन को बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। तो इनके बीच में जो एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में सपोज इट इज अल्फा, तो यहाँ पर दो एंगल्स हैं, एक थीटा और एक अल्फा। तो जो अभी कंपोनेंट में सबसे पहला पॉइंट लिखा था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन लिखा था, ये क्या था, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो है इट इज़ द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन विच इज दिस अल्फा। सो एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन is known as is known as the magnetic declination, which is what, alpha, clear। और इसके बाद हमने लिखा था मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। ये मैग्नेटिक इंक्लिनेशन जो था इसको हम एंगल ऑफ डिप कहते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारा एंगल बिटवीन the direction of magnetic field and the horizontal direction of the magnetic meridian। angle between यहाँ लिख लेते हैं angle between the direction of Earth's total magnetic field and horizontal direction of magnetic meridian, ये हमारा एंगल हो गया थीटा, जो कि एंगल है किसके किसके बीच का, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन एंड टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है उसके बीच का। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप भी कहते हैं, ठीक है। एंगल ऑफ डिप जो होता है एट पोल्स क्या हो जाएगा हमारा, 90 डिग्री होता है। एट इक्वेटर अगर आपसे पूछा जाए तो एट इक्वेटर इट इज़ 0 डिग्री, बाकी हर जगह पर 0 से 90 के बीच में होगा। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की जो बात हम कर रहे थे ये बेसिकली 11.2 डिग्री के आसपास है, जो कि हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था। ये जो गैप था आप देखो, ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच का जो गैप था, सेम जो है एंगल हमारा मेरिडियंस के बीच में बनेगा। तो ये वही एंगल है जो कि दोनों एक्सिस के बीच में था, ठीक है। ये इसी को हम डिक्लिनेशन बोलते हैं, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन विच इज समवेयर अराउंड 11.2 डिग्री। अब इसके बाद आता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, तो हम दोनों ही निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, दोनों कंपोनेंट निकाल लेंगे।
तो उसमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ये देखिए क्या हो जाएगा, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर हम डायग्राम के थ्रू यहाँ पर समझते हैं तो ये जो वेक्टर b है इसका यहाँ पर अगर आप कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो ये आएगा हमारा b cos थीटा, और एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये आएगा b sin थीटा। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है मैग्नेटिक मेरिडियन की। तो मैग्नेटिक मेरिडियन की जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है उसके अलोंग जो कंपोनेंट होता है उस कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं, उस कंपोनेंट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, द कंपोनेंट अलोंग component along the horizontal direction of magnetic field, direction of magnetic meridian, magnetic meridian, horizontal direction of magnetic meridian। ठीक है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बी एच से, इसकी वैल्यू होती है बी कॉस थीटा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है जो कि हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में होता है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू भी यहाँ पर हम डिस्कस कर लेंगे, ये होती है हमारी बी बी एंड विच इज़ व्हाट, बी साइन थीटा। ये हमारी बी साइन थीटा होती है। ठीक है, अब इन दोनों में आप देखोगे कुछ रिलेशन मिल जाएगा। अगर आप इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर देते हो तो आपको मिल जाएगा बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर, और यहाँ से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, बी एच स्क्वायर प्लस बी बी स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड हो गया। अगर आप इन दोनों कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दोगे तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से आप देखो बी बी अपॉन वी एच अगर हम कर देते हैं बी बी अपॉन बी एस, तो ये हमें मिल जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टेन थीटा। सो हेंस वी कैन से टेन थीटा इज इक्वल्स टू बी बी अपॉन बी एच। और थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा हमारा है एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। तो इसमें एंगल ऑफ डिप की हेल्प से हम जो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकाल सकते हैं, या फिर वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन होंगे तो वहाँ से एंगल ऑफ डिप भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर का, एंड इसमें हम लोगों ने ये सारा कवर कर लिया है। छोटा सा चैप्टर है, इसके आगे हम लोग इसके कुछ एमसीक्यू लेक्चर्स लेके आएंगे, उसमें जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं वो डिस्कस करेंगे। दो टॉपिक इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एंड सेकेंड वन इज मैग्नेटिक मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। ये दोनों टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं। ठीक है, एंड देन अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एमसीक्यू के साथ। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।